पिज्जा जो है वो नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी पार्टियों को झटका। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, नेताओं के लिए नहीं बन सकते अलग नियम। बिहार हिंसा पर विधानसभा में भारी हंगामा। बीजेपी का नीतीश सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप। नीतीश बोले, जानबूझकर कराई गई हिंसा। हनुमान जयंती पर केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। बंगाल में भी हाईकोर्ट ने जारी किए सुरक्षा कड़े करने के आदेश। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में तेजी। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% चढ़कर बंद। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में खरीदारी। मिड कैप में दबाव। सोने ने फिर दिखाई अपनी चमक। एमसीएक्स पर भाव 61,000 के पार। भाव में आगे और बढ़ोतरी का अनुमान। 6 महीने बाद पहली बार एक दिन में कोरोना के मामले 4,000 के पार। 15 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के सतारा में ऑफिसों में मास्क जरूरी। फिर एशिया के सबसे धनवान इंसान बने मुकेश अंबानी। फोर्ब्स लिस्ट में 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया में टॉप पर और दुनिया में 9वें नंबर पर। खबरों की शुरुआत। सीबीआई और ईडी की जांच पर गाइडलाइंस की अपील पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। इससे करेंगे। दरअसल 14 राजनीतिक पार्टियों की अपील को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि नेता भी आम आदमी की तरह ही होते हैं, उन्हें कोई तरजीह नहीं दी जा सकती इस तरीके के मामलों में। इस पर डिटेल लेते हैं। हमारे साथ असीम मनचंदा इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे असीम, बताएं जरा, सुप्रीम कोर्ट तो विपक्षी पार्टियों को झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से कि कोई तरजीह नहीं दी जाएगी उन्हें, क्या कुछ पूरी डिटेल? जी, सही कहा आपने। 14 विरोधी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि जो सीबीआई और ईडी जांच कर रहा है उसके लिए गाइडलाइंस बनाई जाए। खासतौर पर कि सीबीआई और ईडी जांच के जरिए जो विरोधी पार्टियां उनको निशाना बनाया जा रहा है। 95% केस सिर्फ विरोधी पार्टियों के लीडर्स के खिलाफ किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक ब्लैंकेट गाइडलाइंस किसी के लिए नहीं बना सकते। नेताओं को अलग से प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती है। नेताओं को किसी भी तरह की इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। उनको आम आदमी की तरह ही कानून के गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। तो जो अभिषेक मनु सिंह यहाँ पर कांग्रेस पूरे 14 राजनीतिक पार्टियों की तरफ उपस्थित होते हैं, तो उन्होंने अपनी पिटीशन को वापस ले लिया। तो इसे डिसमिस एज विड्रॉन कहा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 राजनीतिक पार्टियों की याचिका खारिज कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और इसके बाद अब बात बिहार की करेंगे, जहां के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा पर बिहार की विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सदन में हंगामे को देखकर स्पीकर नाराज हो गए। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि उन्होंने सदन में कई गंभीर मुद्दों को उठाया, लेकिन नीतीश सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। बीजेपी ने बिहार सरकार पर दंगाइयों को बचाने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हिंसा को रोकने में फेल होने का भी आरोप लगाया। कौन लोग थे जिन लोगों ने रामनवमी के जुलूस पर हमला किया? आखिर क्या राम भक्त अपने जुलूस पर हमला करवाएंगे? क्यों कोई समुदाय चाहेगा कि अपने धार्मिक जुलूस पर वो हमला करवाए? तो एक सोची समझी साजिश के तहत, और चूंकि अमित शाह आने वाले थे, उनकी सासाराम की रैली को रद्द कराया जा सके, इसलिए सासाराम के अंदर तनाव फैलाया गया कि सम्राट अशोक की जयंती न मनाई जा सके। तो पूरे तौर पर ये नीतीश कुमार की व्यक्तिगत विफलता है, उनकी सरकार की विफलता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि बिहार के अंदर दोनों जगहों पर जो घटना घटी उसके लिए न्यायिक जांच बैठाई जाएगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बिहार में हुई हिंसा को साजिश बताया है। नीतीश ने कहा कि हिंसा किसने कराई, इसकी जांच होगी। ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है। 2 लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है।
और किसने फैलाई बंगाल और बिहार में हिंसा और कौन है इसका जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात संसद की, जहां के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे के साथ खत्म होने के अब कगार पर पहुंच चुका है। संसद का बजट सत्र 6 अप्रैल को खत्म होना है। आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी दल अदानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर अड़े हुए हैं, नारेबाजी की। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। बाद में दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का जलवा फोर्ब्स की लिस्ट में कायम है। वो एक बार फिर से एशिया के नंबर 1 धनवान बन गए हैं। इतना ही नहीं, वो दुनिया के टॉप 10 धनवान की सूची में फिर से पहुंच गए हैं। फोर्ब्स की ताजा बिलियनियर लिस्ट को डिटेल से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन जी, बताएं किस किस का नाम है इस लिस्ट में? फोर्ब्स ने अपनी वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट जारी कर दी है और इस ताजा लिस्ट में आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी चमकते हुए नजर आए हैं। तो क्या क्या मुकाम हासिल किए उन्होंने, हम आपको बताते हैं। एक तो वो 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अब एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं। रिचेस्ट इन एशिया, ये खिताब उनके नाम पर हो गया इस लिस्ट के मुताबिक। टॉप 10 में भी उन्होंने जगह बना ली है, लेकिन टॉप 10 कहां से कैसे बन रही वो आपको बताते हैं। नंबर 1 पर है इस लिस्ट में बर्नार्ड अर्नोल्ड। ये लुई विटॉन जो जाना माना फैशन ब्रांड है उसके मालिक और 211 अरब डॉलर की संपत्ति पहला स्थान बनाते हुए। इलॉन मस्क 180 अरब डॉलर की इनकी संपत्ति जो पहले के मुकाबले कम हुई है, लेकिन फिर भी दूसरा नंबर ले गए हैं इस लिस्ट में जो दुनिया के सबसे धनवान लोगों की लिस्ट है। जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक 114 अरब डॉलर के साथ तीसरा स्थान, इनके भी संपत्ति नीचे आई है लेकिन तीसरा स्थान बरकरार है। और लैरी एलिसन 107 अरब डॉलर के साथ है इस लिस्ट में चौथे नंबर पर। 5वां नंबर है दुनिया के जाने माने निवेशक आइकॉनिक वॉरेन बफेट साहब का। यहां पर 106 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इनका 5वां स्थान है। लेकिन जैसा हमने जिक्र किया, भारत के मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन टॉप 10 में एक बार फिर से जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में 9वें स्थान पर काबिज है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विपिन जी। तो ये तो रही फोर्ब की लिस्ट और अब बात करेंगे सोने की, जिसमें क्रूड में आई तेजी से एक बार फिर से मंदी की आशंका बढ़ी और जिसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर अब दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स पर सोने ने ऑल टाइम हाई बनाया तो वहीं कॉमेक्स पर भाव 1 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। ऐसे में क्या जल्द ही सोना 65,000 के भाव को पार कर निकल जाएगा? 2023 में कैसी रहेगी सोने की चाल, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हमारी कम्युनिटी एक्सपर्ट मनीषा गुप्ता। मनीषा जी, बताएं जरा, सोने में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है, क्या आगे भी ये बढ़ेगा? पिछले 24 घंटे सोने और चांदी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। सोने में 2% तो चांदी में 5% का इजाफा देखने को मिला। सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1 साल के हाईज पे तो भारतीय बाजारों में पूरे रिकॉर्ड हाईज पे कारोबार करता हुआ नजर आया और 61,000 के लेवल्स हमने यहाँ पर छूते हुए देखे। चांदी का भी कुछ यही हाल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1 साल का हाई तो भारतीय बाजारों में 32 महीने का हाई यानी कि 75,000 रुपये प्रति किलो के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए। सोने में सपोर्ट इस लेवल से है कि डॉलर इंडेक्स 2 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है और अब ये माना जा रहा है कि 57% प्रोबेबिलिटी है कि यूएस फेड मई की मीटिंग में रेट हाइक नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक डेटा थोड़े से कमज़ोर आए हैं। साथ ही साथ अगर हेज फंड्स का डेटा देखा जाए तो यहाँ पर खरीदारी जोर शोर से है। अगर आप नेट लॉन्ग्स देखें तो वो 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे है और चांदी में नेट लॉन्ग्स 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास है। हेज फंड्स ही नहीं, ग्लोबल सेंट्रल बैंक की खरीदारी भी बरकरार है। पिछले साल की रिकॉर्ड खरीदारी के बाद इस जो पहला क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का रहा है वो 10 साल में सबसे बेहतर फर्स्ट क्वार्टर रहा, यानी कि खरीदारी सेंट्रल बैंक्स की तरफ से कायम है। साथ ही साथ अगर रिटेल बाइंग देखें तो वो भी यूएस मार्केट्स में जो मिंट सेल्स हैं वो मार्च के महीने में 10 साल में सबसे बेहतरीन है, यानी कि 80,000 आउंसेस की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। 10 महीने के बाद पहली मरतबा मार्च में ETF बाइंग भी जोर शोर से देखने को मिली है। जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है, यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है क्योंकि इतने हाई प्राइसेस पर लोग खरीदारी नहीं बल्कि अपना पुराना सोना चांदी बाजार में बेचने के लिए लेके आ रहे हैं क्योंकि ऑल टाइम हाईज पे सोना है, 30 महीने के हाईज पे चांदी है। तो एज ऑफ नाउ जो इंडियन कंज्यूमर है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका मनीषा जी। तो ये तो रही सोने की बात, और अब बात करेंगे गेहूं की, जिसमें बेमौसम बारिश और ओलों से गेहूं की फसल को नुकसान की जो आशंका अब तक जताई जा रही थी वो नहीं है। सरकार का मानना है कि उत्पादन अनुमान के मुताबिक ही होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। असीम, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास गेहूं को लेकर? देखिए, कुछ दिनों पहले बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली, तो ऐसा माना जा रहा था कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इससे जो गेहूं की फसल है उसको नुकसान हो सकता है और इससे उत्पादन काफी कम हो सकता है। सोमवार को इसको लेकर के कृषि सचिव ने एक बैठक की थी, जिसमें भी सभी राज्यों से इनपुट मांगे गए थे। जो एग्रीकल्चर कमिश्नर थे वो भी इस बैठक के अंदर शामिल हुए। तो उस बैठक के अंदर असेसमेंट किया गया और ये पाया गया कि जो गेहूं की फसल है तो उसको कोई खास इससे नुकसान नहीं पहुंचा। जिस तरह से इस पर उत्पादन रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद की जा रही है, उतने उत्पादन होगा। गेहूं का उत्पादन 112 लाख मिलियन टन के आसपास, मेट्रिक टन के आसपास हो सकता है। हालांकि थोड़ी सी गेहूं की जो क्वालिटी है उसमें कमी आ सकती है, गेहूं में थोड़ी नमी आ सकती है, या फिर जो गेहूं का दाना है वो थोड़ा हल्का हो सकता है। उसको लेकर के थोड़े कंसर्न थे, लेकिन प्रोडक्शन को लेकर के किसी भी तरह का कोई कंसर्न नहीं है। प्रोडक्शन पहले की तरह ही पूरा 112 लाख मेट्रिक टन के आसपास रहेगा। और जल्दी ये जानकारी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको लेकर के चिंता जताई थी, तो जल्दी ही ये कैबिनेट को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अप्रेज करेगी और कहेगी कि इस बार उत्पादन में किसी भी तरह की गेहूं के में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो ये तो रही गेहूं की बात, जिसके उत्पादन में कहीं कोई कमी नहीं है। और अब बात बाजार की, जहां आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी की बैठक के साथ ही बाजार में तेजी आज जारी रही। बाजार लगातार चौथे दिन हरे रंग पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी 1% चढ़कर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में रही। ऑटो, एनर्जी, पीएसई शेयरों पर दबाव रहा। फिर भी बाजार का हाल समझने के लिए एक बार फिर चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं सेक्टर्स का आज किस तरीके का हाल रहा, किन शेयर में आज तेजी ज्यादा रही? देखिए, क्रूशियल इवेंट अवेटेड है इसमें। एमपीसी का आउटकम किस तरह का आता है, लेकिन उससे ठीक पहले मार्केट्स में मोमेंटम है, और जो मोमेंटम है उसमें लार्ज कैप ड्राइव कर रहे थे मार्केट्स को आज भी। एलएनटी 4% की बढ़िया तेजी, निफ्टी का टॉप गेनर। एचडीएफसी लिमिटेड करीब 3% की तेजी, एचडीएफसी बैंक 2.5% ऊपर, और आईटीसी करीब 2% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में आयशर मोटर्स 2.5% नीचे, एमएनएम 1.5% नीचे, इंडसइंड बैंक 1% नीचे, और अदानी एंटरप्राइजेस करीब 1.25% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में जो लीड कर रहे थे उसमें LTTS यानी कि लार्सन एंड टूब्रो टेक सर्विसेज, कोफोर्ज और IGL, TTML, कुछ ऐसे नाम जहां पर बढ़िया खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अशोक लेलैंड, यहां पे नंबर्स का इंपैक्ट, 4.5% का फॉल। मैक्स हेल्थकेयर 3% नीचे, फेडरल बैंक 3.5% नीचे, और पीबी फिनटेक 3-3.5% के आसपास डिक्लाइन यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी में LNT टेक, कोफोर्ज, LNT इन्फोटेक, माइंडट्री और साथ साथ TCS, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी का दौर आज बनता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ हद तक सपोर्ट यहां से आया था, लेकिन आज मिड कैप में केमिकल, कैश मार्केट के स्टॉक्स जहां पर अच्छी खरीदारी का रुझान बन रहा था। जी, तो ये तो रहा मार्केट का हाल। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ भी निवेश के लिए अच्छे मौके हैं, ऐसा कहना है हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा का। उन्होंने आगे कहा कि एचडीएफसी बैंक अच्छा कर सकता है, मगर अभी आईटी सेक्टर में थोड़ी दूरी बनाने की जरूरत है। बिग पिक्चर में बात करूं तो हम फाइनेंशियल्स और बैंक्स में ओवरवेट थे और आईटी हमारा 0 था। विच वाज अ बिग थिंग्स में हमें हर वक्त होता है कि आईटी का क्या किया जाए, तो आईटी में हमने एक भी शेयर नहीं खरीदा। और हमें लगता है कि हमारा वो जो व्यू था वो अब तो पक्का प्रूव हो गया कि ठीक ही था, कि आईटी स्टॉक्स आर अगेन डाउन 5-7% मे बी इन मार्च। अगर आप रिलेटिवली देखें तो अब हम मोर एंड डबल मोर बुलिश, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते खास, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा नियरली 9-10% है। वो एचडीएफसी बैंक, जिसमें आज भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, उसके जो भी प्री रिजल्ट्स कहते हैं, जो भी कहते हैं। सो वही हमारी अभी चल रही है स्टोरी की फाइनेंशियल बेटर है आईटी से। दिस इज अ बिग बेट। और भारतीय बाजारों को लेकर जो ग्लोबल निवेशक हैं उनका नजरिया तेजी से बदला है। पिछले 10 दिनों में 3 ब्रोकरेज ऐसे हैं जिन्होंने भारत को दमदार बताया। इन विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस को क्यों लग रहा है भारत में दम है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हर्षदा सामंत। हर्षदा जी, ये ग्लोबल नजरिया क्या कहता है? क्या भारतीय बाजार में इस समय पैसे लगाने का सही मौका है? अगर आप ये सवाल एफआईआई ब्रोकरेजेस के सामने रखेंगे तो 3 ब्रोकरेजेस का मानना है हाँ। दरअसल पिछले 10 दिनों में
3 FII ब्रोकरेजेस भारतीय बाजारों पर बुलिश हुए हैं। इसमें शामिल है गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और साथ ही साथ बर्नस्टीन। सबको लग रहा है कि भारतीय बाजार में इस समय पैसा लगाकर मौके अच्छे खासे बनते हुए दिखाई देंगे तगड़े रिटर्न्स के। गिरावट में खरीदारी की सलाह दरअसल गोल्डमैन सैक्स अपने क्लाइंट्स को दे रहा है इंडियन मार्केट्स पर। उनको लग रहा है अच्छे शेयरों में गिरावट आई है, उसके बाद ये तमाम स्टॉक्स भारतीय लिस्टेड कंपनियां अट्रैक्टिव हो चली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशंस। MSCI का इंडिया वैल्यूएशन औसतन 18.5 टाइम्स पर फॉरवर्ड पीई पर कमांड करता है, जो इस समय 19 टाइम्स फॉरवर्ड पीई पर आ चुका है, यानी कि उसी रेंज के आसपास से आता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्डमैन सैक्स तो कह रहा है कि निफ्टी अगले 12 महीनों में आपको 20,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मौजूदा लेवल से औसतन 14.5% तक के रिटर्न्स की उम्मीद है। गोल्डमैन को पसंद है बैंकिंग स्टॉक, साथ ही साथ सीमेंट पर भी ये खासे बुलिश हैं। अब बात करते हैं बर्नस्टीन की। बर्नस्टीन को लग रहा है कि मौजूदा लेवल से भारतीय बाजारों में जल्द ही अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। दरअसल पिछले 6 महीनों में इमर्जिंग मार्केट्स के सामने भारतीय मार्केट्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया है और वो अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो चले हैं और साथ ही साथ भारतीय इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट्स की तुलना में काफी मजबूत है। बर्नस्टीन के लिहाज से फाइनेंशियल स्टॉक्स, रियल एस्टेट और सीमेंट कंपनियों में मौके हैं खरीदारी करने के और अच्छे रिटर्न्स कमाने के। वहीं मॉर्गन स्टैनली की अगर बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने भारत को अपग्रेड किया है और अब भारत की वेटिंग दरअसल इक्वल वेट की है। इनको भी लगता है कि भारत का जो प्रीमियम वैल्यूएशन था वो कम होकर अब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर कंपनियां आ चुकी हैं। मजबूत फंडामेंटल्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल लेंडिंग और डिजिटल इंफ्रा में जो तेजी देखने को मिल रही है उससे दरअसल और भी कन्विंस हुआ है मॉर्गन स्टैनली। घरेलू डिमांड मजबूत रहने के चलते इकोनॉमी और भी स्थिर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ FDI फ्लो भी भारत में लगातार अब बेहतर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट का कॉल दिया है। कुल मिलाकर FII ब्रोकरेजेस भारतीय बाजारों पर हो रहे हैं बुलिश और कह रहे हैं ये सही समय है पैसे लगाने का। बहुत शुक्रिया तमाम FIIs के इस नज़रिए को समझाने के लिए आपका हर्षदा जी। और दूसरी तरफ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी अब ग्लोबल बन गया है। दुनिया के बड़े एक्सचेंज में जहां वित्तीय लेन देन और सेवाएं मुहैया होती हैं वो सभी सुविधाएं गिफ्ट सिटी में शुरू हो रही हैं। अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विस देने वाली मॉर्गन स्टैनली का अब एक नया पता गिफ्ट सिटी गांधीनगर में हो गया। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। दुनिया की जानी मानी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टैनली जल्द ही गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। इस वक्त हम गिफ्ट सिटी गांधीनगर में मौजूद है और आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो NSE इंटरनेशनल की बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर मॉर्गन स्टैनली अपना ऑपरेशन शुरू करेगी। जो हमें सूत्रों ने बताया है उसके मुताबिक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा करीब $200 मिलियन के निवेश के साथ मॉर्गन स्टैनली गिफ्ट में अपनी हाजिरी है वो दर्ज करवाएगी। खासकर टैक्स का जो बेनिफिट मिलने वाला है उसी को मद्देनज़र न केवल मॉर्गन स्टैनली लेकिन अगले कुछ समय में 15-20 और बड़े फंड भी गिफ्ट सिटी में आने की पूरी संभावना है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि गिफ्ट सिटी वाकई ही अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल का हब बनने जा रहा है और इसमें न केवल मॉर्गन स्टैनली लेकिन और भी बड़े जाने माने नाम आने वाले समय में यहाँ आपको दिख जाएंगे। केतन जोशी, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर। और आज दूसरे चरण में मिले हैं पद्म सम्मान। बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की ना केवल बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत तो आज से 66 साल पहले शुरू हुई थी और जब ये शुरुआत हुई थी तब ये कंपनी साइकिल के कारोबार में कामकाज करती थी और एक समय में देश की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर भी इसका नाम शुमार होता था। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे करके हीरो मोटोकॉर्प ने बाइसिकल से आप मोटरसाइकिल की तरफ फोरे करते हुए दिखाई पड़े। कोई इंटरेस्टिंग अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है और करीब 4
अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरे चरण के पद्म सम्मान की घोषणा कर दी और सम्मान दिए भी। इसमें दिग्वंत समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी और समाजसेवी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया। नाटू नाटू गाने को कंपोज करने वाले संगीतकार MM किरवानी को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुपर 30 के नाम से IIT एंट्रेंस की कोचिंग कराने वाले आनंद कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रेमजीत बारिया, हेमंत चौहान, डॉक्टर राधाचरण गुप्त को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया। और अब बात करेंगे कोरोना की, जो फिर से डराने लगा है। देश में 6 महीने में पहली बार एक दिन में कोविड के 4000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। 15 मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। फिलहाल देश में 23,091 एक्टिव केस हैं। डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ रही दीपाली नंदा। दीपाली, कोविड को लेकर फिर से टेंशन बढ़ने लगी है, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, देश के अलग अलग राज्य फिर से अलर्ट मोड पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब चिंता बढ़ने लगी है। खास तौर पर अगर हम कोरोना के नए मरीजों की संख्या की तरफ देखें तो ये दिनों दिन ऊपर चढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 4400 से ज्यादा नए मरीज देश भर में दर्ज हुए हैं और ये जो संख्या है ये 163 दिन बाद देखने को मिली है। वहीं मृतकों की संख्या के हिसाब से देखें तो 15 लोगों की जान सिर्फ एक दिन में कोविड की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में गई है। अगर मृतकों की बात की जाए तो 4 मौतें सिर्फ महाराष्ट्र में हुई है। तो महाराष्ट्र, राजधानी दिल्ली, केरल, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में खास तौर पर काफी तेजी से नंबर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब राज्य सरकारें और प्रशासन अपने स्तर पर बचाव के कदम भी उठाने लगे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के सतारा में सरकारी दफ्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान एक बार फिर से यात्रियों को ये सलाह दी जा रही है कि वो सफर के दौरान मास्क पहनकर रखें। साथ ही साथ एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है, वो ये कि अगर वकील चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं। तो अब तमाम कदम अलग अलग स्तर पर उठते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि जो नंबर है वो एक बार फिर से डरा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और कोरोना के बाद अब बात अमेरिका की, जहां के इतिहास में आज का दिन हमेशा याद किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मैनहट्टन कोर्ट ने 34 आरोप लगाए हैं। पॉर्न स्टार केस में ज्यूरी ने उनके खिलाफ ये आरोप लगाया और सुनवाई के बाद उन पर $1,22,000 का जुर्माना लगाया गया। हालांकि वो अलग बात है कि ट्रंप ने फिर भी खुद को निर्दोष बताया है। तो वहीं कोर्ट की सुनवाई के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन कोर्ट में पेश हुए थे सुनवाई के लिए, तो वहां पहुंचते ही उन्हें हिरासत में लिया गया। ट्रंप की गिरफ्तारी पर फिलहाल व्हाइट हाउस ने चुप्पी साध रखी है। FTII और SRFTI के स्टूडेंट्स के लिए फिल्म इंडस्ट्री का सपना और आसान होने वाला है। सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म Amazon के साथ एक डील साइन की है, जिससे इन संस्थानों से पास होने वाले स्टूडेंट्स को प्राइम वीडियोस और मिनी टीवी में इंटर्नशिप मिलेगी। इस मौके पर एक्टर वरुण धवन भी मौजूद थे। तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय मंत्री ने कहा कि इस पहल से युवाओं के लिए एक इंडस्ट्री का दरवाजा और आसानी से खुलेगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी नहीं चलेगा। क्रिएटिविटी के नाम पे हम कुछ भी OTT पर नहीं परोस सकते, ये भी हमें इंश्योर करना है, क्योंकि अभी तो प्लेटफॉर्म्स बड़े होने शुरू हुए हैं। अभी तो करोड़ों लोग इससे और जुड़ने वाले हैं। सो आई थिंक दिस इज द टाइम दैट इंडस्ट्री वेयर वी हैव सेल्फ रेगुलेशन, वी शुड ऑल्सो लुक एट दीज डिटेल्स, बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड OTT must also reflect the collective conscience of the country, and our creative minds, our creative economy should benefit out of that. और बॉलीवुड में युवाओं की एंट्री बहुत मुश्किल है। सरकार ने जो पहल की है उससे कितनी राह आसान होगी? एक्टर वरुण धवन से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने, आप भी सुने।
आज एक बड़ा एसोसिएशन हुआ है सूचना और प्रसारण मंत्रालय और साथ ही साथ अमेजॉन के साथ। बतौर एक्टर आप कितना इम्पोर्टेंस इस पूरी पार्टनरशिप या फिर एमओयू की मानते हैं? बहुत ज़्यादा। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड फॉर अमेजॉन प्राइम वीडियो एंड द गवर्नमेंट एंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक श्री अनुराग ठाकुर जी ने बहुत सपोर्ट किया है ये इनिशिएटिव को। एंड एज एन एक्टर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे हमारे युवा पीढ़ी को, बहुत सारे एक्टर्स को। मैं काफ़ी बार जब फिल्में प्रमोट करता हूँ कॉलेजेस में, दिल्ली में, मुंबई में, नॉर्थ ईस्ट में, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे बहुत सारे यंग लड़के और लड़कियाँ आके बोलते हैं कि हाउ डू वी एंटर दिस फील्ड, हमें मौका कैसे मिलेगा। एंड आई मीन हम लोग हमेशा यही आंसर देते हैं कि आप ऑडिशन कीजिए, मुंबई आए ऑडिशन कीजिए, बट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको लगता है कि जो स्ट्रगल है, जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करना, एक चांस पाना, कितना बड़ा स्ट्रगल है? बहुत बड़ा स्ट्रगल है। इसलिए आई थिंक प्राइम वीडियो हैज कम अप विद दिस। ये बहुत ही अनोखा अपॉर्चुनिटी है जहाँ लोग स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं बच्चों को फ्रॉम FTI और बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। एंड अनुराग ठाकुर जी इज सपोर्टिंग दिस कॉज एंड इन्हें इंटर्नशिप्स मिलेगी इन प्राइम वीडियो एंड इन मिनी टीवी। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा OTT से रिलेटेड है। काफी पॉपुलर हो रहा है इंडिया में, खासतौर पर अगर हम ड्यूरिंग कोविड करें, और अब तो पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। आप भी मंच पर उपस्थित थे और अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि किसी भी तरह की वल्गैरिटी हम OTT पर नहीं दिखाना चाहेंगे, तो आपको लगता है कि इसको रेगुलेट करना? आई थिंक जैसे उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने कहा, मैं सहमत हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।